नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 37वां चैप्टर दैट इज सप्तत्रिंशत्तमो अध्याय तथा तो भूमि प्रविभागी अध्याय व्याख्या श्यामा यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके नंतर भूमि प्रविभागी नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो क्या है, स्वब्र शर्करा अस्म विषम वल्मीक श्मशान आघातन देवता यतन सिक्ताभिर्नुपहताम उक्ताम अपहता मनुष्य राम भंगुराम दुरोदकाम स्निग्धां प्ररोहवतीं मृद्वीं स्थिरां समां कृष्णां गौरीं लोहितां व भूमिं औषधार्थम परिच्छेद। तो सब्र मतलब होता है खड्डे या बिल वगैरह, कंकड़ पत्थर, निम्नोत्ता बल्मीक श्मशान फांसी देने का स्थान, देवता का स्थान तथा बालू से रहित हो। तो ये सब सारी ऐसी भूमि नहीं होनी चाहिए। ऊपर नोनिया या क्षारयुक्त न हो, भंगुर फटने वाली न हो, जिसमें खोदने पर जल ज़्यादा दूर न हो, चिकनी हो, दुर्वा घास आदि उगता रहता हो, जो मुलायम स्थिर और समतल हो, जो काले सफ़ेद और रक्त वर्ण को उसकी औषधि को उखाड़ने के लिए परीक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह की भूमि के बारे में बात किया गया है। फिर क्या है, तस्याम जातमपि कृमि विष शस्त्र आतप पवन दहन तोय संबाध मार्गैर अनुपहतम एक रसम पुष्टम पृथ्वी अवगाढ़ मूलम उदिच्या चौषध आदति द्वितीय इति एस भूमि परीक्षा विशेष सामान्य। तो प्रयुक्त लक्षणों वाले भूमि में उत्पन्न हुई औषधि भी कृमि के द्वारा नहीं खाई गई हो, विष शस्त्र धूप वायु अग्नि जल तथा अन्य बाधाओं से और रास्तों में होने से नष्ट नहीं हुई हो तथा उत्तम एक रस से युक्त पुष्ट हो, जिसकी जड़ भूमि में गहराई तक गई हो, ऐसी औषध को उत्तर की ओर बैठ करके ग्रहण करें। यह साधारणतः औषध और भूमि की विशेष परीक्षा है। अगला है, विशेषतस्तु तत्र अस्मवती स्त्रिया गुर्वी श्यामा कृष्णा व स्थूल वृक्ष सस्य प्राया स्वगुण भूयिष्ठा स्निग्धा शीतला आसन्नोदका स्निग्ध सस्य तृण कोमल वृक्ष प्राया शुक्ला अम्बुगुण भूयिष्ठा नाना वर्णा लघ्व स्मवती प्रवीर अल्प पांडु वृक्ष प्ररोहा अग्निगुण भूयिष्ठा रुक्षा भस्म रास भवर्णा तनुरुक्ष कोटर अल्प रस वृक्ष प्राया अनिल गुण भूयिष्ठा मृद्वी समा अश्वभ्र त्वत्य व्यक्त रस जला सर्वतो असार वृक्ष प्राया श्यामा च आकाश गुण भूयिष्ठा। तो विशेष रूप से जो पत्थर वाली स्थिर भारी श्याम अथवा काले रंग की हो एवं बड़े बड़े पेड़ तथा घास वाली भूमि अपने पार्थिव गुणों से युक्त होती है, जो चिकनी ठंडी थोड़ी गहराई पर खोदने से जल वाली तथा जिसमें मुलायम धान्य और घास पैदा होते हैं हों, प्राय कोमल वृक्षों श्वेत वर्ण की मिट्टी हो, जल के शीत स्नाग्ध आदि प्रचुर गुणों से युक्त होती है, एवं जो अनेक वर्ण की छोटे छोटे पत्थरों वाली कहीं कहीं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के वृक्ष और तरंकरों से युक्त हो, वह भूमि आग्नेय तथा प्रधान वाली होती है। जो रुक्ष हो भस्म अथवा गधे एक समान धूसर वर्ण की हो, जिसमें छोटे छोटे और रुक्ष तथा कोटरयुक्त और अल्प रस वाले वृक्षों की बहुलता हो, वो वायु गुण प्रधान होती है। जो मुलायम समतल बिल युक्त हो तथा जहाँ रस और जल अल्प होने से प्रकट नहीं होता है, जहाँ चारों ओर सारहीन बड़े बड़े वृक्ष हों, जहाँ बड़े बड़े पर्वत हो और जिसकी मिट्टी श्याम हो, वह भूमि जो होती आकाश गुण भूयिष्ठ होती है। तो आप ये देखो, हमारे यहाँ पृथ्वी को भी अग्नि को भी इस तरीके से बताया गया कहाँ पर किस तरह के पंचमहाभूत की उसमें दिखता होगी, तो उसमें उस तरह के वृक्ष जो भी उगेंगे औषधियाँ तो उस तरह के गुण होंगे। तो अत्र केचिद आहुराचार्य प्रावृड वर्षा शरद हेमंत वसंत ग्रीष्मेषु यथासंख्य मूलपत्र त्वक क्षीर सार फलान्या ददीतेति तत्तु न सम्यक सौम्यानि अनित्वा जगतः सौम्यानि औषधानि सौम्य ऋतुषु गृहीतानि सौम्यगुणभूयिष्ठानि भूमौ जातानि अतिमधुर स्निग्ध शीतानि जायन्ते एतेन शेषं व्याख्यातम्। तो इसमें है कि अनेक आचार्यों का कथन है कि प्राइवेट वर्षा के आदिकाल में वनस्पतियों औषधियों की जड़ें, वर्षा ऋतु में पत्र, शरद ऋतु में छाल, हेमंत ऋतु में दुग्ध, बसंत ऋतु में सार और ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण करना चाहिए। किंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि जगत सौम्य जली या कफ तत्व प्रधान तथा आग्नेय अग्नि या पित्त तत्व प्रधान होता है। इसलिए सौम्य शीतवीर अथवा जल या कफ प्रधान गुण प्रधान औषधियों को सौम्य दक्षिणायन सूर्य होने पर ऋतुओं में तथा अग्नि गुण प्रधान उष्णवीर औषधियों को आग्नेय उत्तरायण सूर्य होने पर
ऋतुओं में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संचय करने से औषधियाँ अविकृत गुणों वाली होती हैं। सौम्य औषधियों को सौम्य ऋतु में ग्रहण की जाए तथा सौम्य भूमि में वो उत्पन्न हुई हों तो अत्यंत मधुर रस वाली, स्निग्ध तथा अतीव शीतवीर्य प्रधान होती हैं। इसी प्रकार आग्नेय औषधियों की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तत्र पृथ्वी अम्बुगुण भूयिष्ठायां भूमो जातानि विरेचन द्रव्याणि यादतीत अग्नि आकाश मारुत गुण भूयिष्ठां वमन द्रव्याणि उभय गुण भूयिष्ठामि भूयिष्ठां उभयतो भागानि आकाश गुण भूयिष्ठां संसमानि एवं बलवत्तराणि भवन्ति। तो पृथ्वी और जल गुण भूमि में भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई विरेचक औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। अग्नि आकाश तथा वायु गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई वामक औषधियों का संचय करना चाहिए। उभय गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई उभय गुण अर्थात वमन विरेचन कर्म करने वाली औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई संसमन करने वाली औषधियों का संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार की भूमि से और उचित उक्त समय में संचित हुई औषधियाँ अपने अपने गुणों में अधिक बलवती होती हैं। सर्वाणि ये चाभिनवानि नवानि अन्यत्र मधु घृत गुण पिप्पली विडंगभ्य। तो सर्व प्रकार के औषध द्रव्य नूतन ही ग्रहण करने चाहिए, किंतु शहद घृत गुड़ पिप्पली और वाय विडंग इन्हें सदा पुराने होने पर ही ग्रहण करना चाहिए। ये चीज़ है। विडंगम पिप्पली छोद्रम सर्पिश्चापि अनवम हितम शेषम अन्यत्व अभिनवम गृहाद दोषवर्जितम। तो इस विषय में कहा भी है कि विडंग पिप्पली शहद और घृत पुराने हितकारी होते हैं, किंतु अन्य द्रव्यों को दोष से रहित तथा नवीन रूप में ही ग्रहण करें। आगे है सर्वाणि एव सक्षीराणि वीर्यवन्ति तेषां संपत अवनतिक्रांत संवत्सराणि आदधीतेति। तो क्षीरयुक्त अथवा रसयुक्त होने पर ही सर्वौषधियाँ वीर्यवती होती हैं। उनके संपतयुक्त न होने पर या न मिलने पर 1 वर्ष के भीतर ही ग्रहण करनी चाहिए। भवन्ति छात्र तो गोपालास्तापसा व्याधा ये च अन्य वंचारिण मूलाहारश्चेयेतेभ्यो भेषज व्यक्तिरिष्यते। तो यह इस विषय में कहा भी है कि गौ भैंस और बकरी चराने वाले, जंगल में रहने वाले, तपस्वी, हरिनाद का शिकार करने वाले तथा कंद मूल फल खाकर जंगल में रहने वाले अन्य जो भी वनवासी हों उनसे औषध का ज्ञान होता है, मतलब उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। तो सर्व अवय साध्यसु पलाश लवणादिषु व्यवस्थितो न कालो अस्ति तत्र सर्वो विधीयते। तो वनस्पतियों के मूल, पत्र, फल आदि सर्व अवयवों से बनाए हुए जो पलाशादक की क्षार हैं उनके ग्रहण का, संचय करने का कोई खास व्यवस्थित समय नहीं है, उनके ग्रहण में सर्व समय उपयुक्त है। तो पलाश लवण वगैरह के साथ में है कि आप उनको हर वक्त ग्रहण कर सकते हो। आगे गंधवर्ण रसोपेता षड्विधा भूमि रिष्यते तस्माद् भूमि स्वभावेन बीजिन षड्रसायुता अव्यक्त किलतोयस्य रसो निश्चित रस स च व्यक्तो भूमि रसात् भवेत्। तो गंधवर्ण और मधुरादि षड्रसों से युक्त भूमि भी 6 प्रकार की होती है, इसलिए भूमि के स्वभाव कारण वृक्ष भी 6 रस से युक्त होते हैं। जल अव्यक्त रस वाला होता है एवं अनेक निश्चयों से निश्चित है तथा वही जल का अव्यक्त रस भूमि के रस से व्यक्त हो जाता है। अगला है सर्वलक्षण संपन्ना भूमि साधारणा स्मृता द्रव्याणि यत तत्र तद्गुणान विशेषतः। तो पूर्व में कहे हुए सर्वलक्षणों से युक्त भूमि को साधारण भूमि कहते हैं। जो द्रव्य जैसी भूमि में उत्पन्न होते हैं उन द्रव्यों के गुण विशेषकर उसी भूमि के गुणों के अनुसार होते हैं। आगे है विगंधेन अपरामृष्टम अभिपन्नम रसादिभिः नवम द्रव्यम पुराणम व ग्राह्यम विनिदेशेत्। तो साधारणतया जो द्रव्य गंध से युक्त न हो तथा जिनके मधुरादि रसों में भी विकार उत्पन्न न हुआ वह द्रव्य चाहे नया हो अथवा पुराना हो उसे ग्राह्य ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर गंध गुण की बात बोला, अगर स्मेल वगैरह प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं और उनके जो रस वगैरह हैं उसमें विकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो जंगमानाम वयास्थानानाम रक्तरोम नखादिकम क्षीरमूत्र पिरीषाणी जीर्णाहार सुसंहरते। तो युवावस्था जंगम पशु पक्षियों का रक्त, रोम और नख आदि ग्रहण करने चाहिए तथा उनके आहार के जीर्ण हो जाने पर दुग्ध, मूत्र और मल औषध ग्रहणार्थ ग्रहण करना चाहिए। तो औषधार्थ जो लेना है तो दूध, मूत्र और मल जो होता है और उनके आहार के जीर्ण होने पर लेना है। आगे है प्लोत मृदांड फल शंकु विन्यस्त भेषजम प्रशस्तायाम दिशिषु च भेषजाकारम इष्यते। तो प्लोत मतलब वस्त्र के खंड, मिट्टी के पात्र
यहाँ भांड बोलना चाहिए, मृद भांड, मृदांड नहीं, मृद भांड है। काठ के तख्त और खूटियों पर औषधियाँ रखी हों तथा पवित्र और प्रशस्त स्थान में भेषजागार बनवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने भूमि प्रविभागो नाम 37वां अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान का 37वां चैप्टर जो भूमि प्रविभाग नाम का है वो समाप्त होता है। थैंक यू।